हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो आज चलिए हम करते हैं प्रश्नोत्तरी करते हैं। मैं 2019 का क्वेश्चन मैंने ले लिया है और ये 2019 का जो प्रश्न है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने कहा, आपका जो कमेंट आया मेरे पास, ये व्याख्यान सहित अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और यदि आपका कमेंट आया तो मैं इन प्रश्नों को मतलब 2019 से लेकर के या 2004 से लेकर 23 तक का मैं यहाँ पे अपलोड करती चली जाऊँगी। ठीक है, या आप कहोगे तो लाइव कर दूँगी। ठीक है, पहला प्रश्न आता है। हमारा प्रश्न के निम्नलिखित उपन्यासों का हमें यहाँ पे क्रम लगाना है और ये टोटल प्रश्न हमारा 2019 का है। ठीक है, 19 के क्वेश्चन हमारे ये हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि हमारा मानस का हंस है, टेराकोटा है, भोले विश्व चित्र है और गर्मराख है। आप इस वीडियो का रिकॉर्डिंग बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर का हम चयन करते हैं वो हमारा यहाँ पे सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। तो हम देखते हैं कि ये जो गर्मराख है वो 1957 में प्रकाशित होता है। फिर भूले बिसरे चित्र हमारा 1959 में प्रकाशित होता है और टेराकोटा 1971 में प्रकाशित होता है और मानस का हंस 1972 में प्रकाशित होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो भैया वो करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। अब हम जब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न निकल के आता है। फिर है प्रकाशन वर्ष के अनुसार फिर से हमें निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अंकन फिर से लगाना है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है बंधु, वो हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन निकल के आता है। अब इन संस्मरण विधियों का हम जो है देख लेते हैं कि कौन सी कृति किसकी है। यहाँ पे स्मृति कर्ण जो है वो सेठ गोविंद दास का है। ये प्रकाशित कब हुआ है? 59 में। ठीक है, ये कब प्रकाशित होता है? ये प्रकाशित हुआ है हमारा 59 में। ओके, चलते हैं, है ना। तो ये जो है हमारा 59 में यानी कि 1959 में प्रकाशित होता है। इसके बाद हम हसमत जो है वो कृष्णा शोभती का है, 1977 में प्रकाशित होता है। 77 में लीग अली का प्रकाशन वर्ष 1980 है। आपको पता है ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है और कई बार पेपर में आ भी चुकी है, रिपीट भी हुई है। और वन तुलसी की गंध जो है वो रेण जी की है, फणिश्वरनाथ रेण की रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष 1984 है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप इन रचनाओं का आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा और यहाँ से आप अपने आप अपने कॉन्सेप्ट को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। काम करते करते भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ हमें लगाना है। तो ये प्रश्न भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार बंधु रिपीट भी हुआ है। ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है और सत्य शोधक समाज है। इनमें से यदि किसी एक को भी आपने पकड़ लिया अच्छे से ना कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है, तो यदि आपने एक का चौथा पकड़ लिया तो एक का चौथा भैया यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब आपको बी ऑप्शन को और आपको डी ऑप्शन को बिल्कुल छोड़ देना है। आपको बी और डी ऑप्शन पे कोई काम करना ही नहीं है। ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पे फिर से देखते हैं कि बी का जो है वो तीसरा है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो यहाँ पे हमारा निकल के आता है महादेव गोविंद रानाडी। ओके, हम देखते हैं कि ये हमारा बी का तीसरा ऑप्शन हमारा निकल के आता है। बी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, बी का तीसरा ऑप्शन हमारा निकल के यहाँ पे आता है। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो श्रीमती एनी बेसेंट की है। सी का दूसरा कहाँ पे है? तो सी का दूसरा हमारा यहाँ पे और डी का पहला देख लेते हैं। सत्य शोधक समाज जो है वो महात्मा फुले का। यहाँ पे जो प्रार्थना समाज है वो है दयानंद सरस्वती का और वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, सॉरी, आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती का है और यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो हम देखते हैं हमारा ए नंबर जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो आपको पता है कि यहाँ पे जो बी ऑप्शन करेक्ट है, ये गिरधर राठी जो है इनका संबंध नवगीत विधा से नहीं है। ठीक है, और नवगीत विधा का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है और इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, इस पर आपको विशेष ध्यान देकर के आपको तैयारी करनी है। अगला प्रश्न फिर आता है, ये पंक्ति आपको मिल जाएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की के हिंदी साहित्य के इतिहास में कि माई न होता बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ थी आया, चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया और शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ थे आया। बताना है कि उपयुक्त पंक्तियाँ जो हैं वो किस कवि द्वारा
लिखी गई हैं। तो यहाँ पे जो बी नंबर करेक्ट आंसर है वो नाम देवकृत है। ठीक है, अब आपको कबीर का भी पंक्ति देख के रखनी है, रैदास की पंक्ति देख के रखनी है और मलूक दास की पंक्ति भी देख के रखनी है। मैंने कहा भी है कि जब भी आप तैयारी करो, और मैंने ग्रुप में मेरे बताया है मेरे कोर्स के अंतर्गत, एक बार मैं आपको सूचित करना चाहूँगी, मेरा नाम सावित्री तिवारी है और मेरा यूट्यूब चैनल भी है और मेरा एप्लीकेशन भी है। ऐप का मेरे नाम ही है सावित्री साहित्य अकेडमी। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके और सावित्री साहित्य अकादमी यदि एक बार क्लिक करेंगे तो आप मेरे एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। या तो आपको लगता है कि कहाँ पे मैम को संपर्क करें, तो ये मेरा WH मतलब व्हाट्सअप नंबर है, जो आपको 810636 पे भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यदि अभी भी आपके पास टाइम है, हमारा एक नया रिवीजन चल रहा है हाल ही में, तो यदि आप रिवीजन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये हम देखते हैं कि जीवन मुँह चाकी को निको, दरस परस दिन रात परते हैं कान प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियाँ आचार्य शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो अश्वा भाव, यानी कि हमारा सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये भी आपको आचार्य शुक्ल की पुस्तक में ही मिल जाएगा। अगला है कि बैठे हुए सुखद आतप मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन आता है? तो ये देखिए इकाई 5 से है, इकाई 5 की पंक्तियां हैं और इकाई 5 को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये हमारा रस्मरथी से लिया है। रस्मरथी में परशुराम के आश्रम का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। अब आपको साकेत अच्छे से पता होना चाहिए, साकेत का प्रकाशन, ठीक है, और साकेत के बारे में, साकेत की विषय वस्तु। फिर असाध्य वीणा, ठीक है, 61 प्रकाशित होती है, अज्ञेय कृत है। फिर इसके बाद साकेत आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त कृत है। इसके बाद आपको रस्मरथी के बारे में पता है, दिनकर कृत है, और कामायनी आपको पता है कि प्रसाद कृत है ना। तो जिस तरह से आप अभी तैयारी कंपटीशन बढ़ रहा है, उस तरह से आपको चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन सहित देख के चलना है। अगला प्रश्न आता है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। तो ये कथन आपको पता है आचार्य शुक्ल का है और ये रिपीट क्वेश्चन है और कई बार ये आ भी चुका है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न में आ भी चुका है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आता है कि और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। ठीक है, अब आपको लगेगा कि ये अकाल और मतलब क्या है, तो पंक्ति किस कवि की है ये तो पता है, ठीक है, किस कवि की, लेकिन आपका दिमाग जाएगा कहाँ पे जाएगा, ठीक है, अकाल और उसके बाद पे जाएगा। लेकिन ये पंक्ति अकाल उसके बाद की नहीं, बल्कि ये धूमिल की रचना है। ठीक है, ये धूमिल की है और ये सुदामा पांडे धूमिल की जो रचना है। आप मुझे लिखो कि ये काव्य संग्रह जो है इनकी कौन सी काव्य संग्रह में ये संग्रहित है। ठीक है, आप लिख सकते हैं आप भी, और मैंने यहाँ भी लिख दिया है संसद से सड़क तक में, पर आप भी कुछ भी इसके संबंध में लिख सकते हैं कि ये कब प्रकाशित होती है। और इनकी एक कृति है कल सुनना मुझे, काव्य संग्रह बड़ी प्रसिद्ध है, तो उसका भी आप प्रकाशन वर्ष चाहें तो लिख सकते हैं, उस काव्य संग्रह का, कल सुनना मुझे का। अब आपको अच्छे से मुक्तिबोध के बारे में, लीला दशंगुड़ी के बारे में और नागार्जुन के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको पता होना चाहिए। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेव वर्मा की उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो ये फ्रेंड्स कई बार पेपर में आ चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सांध्य गीत है। ये पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। आपको पता है जो यहाँ पे निहार का प्रकाशन वर्ष है बंधु, वो 35 है। ठीक है, रश्मि का प्रकाशन वर्ष 32 है। ये जो यहाँ पे नीरजा है, नीरजा का प्रकाशन वर्ष आप देखेंगे, सॉरी, निहार का प्रकाशन वर्ष 30 है। ठीक है, निहार का प्रकाशन वर्ष 30 है निहार का, और नीरजा का प्रकाशन वर्ष 35 है, रश्मि का 32 है, और सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष आपको पता है 36 है। ये सभी जो हैं यामा में संकलित हैं, और यामा का जो प्रकाशन वर्ष वो क्या है, यामा जो है वो प्रकाशित होती है 1940 में, और दीप शिखा प्रकाशित होती है 1942 में। चलते हैं फिर से अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। हम देखते हैं यहाँ पे इकाई 3 का एक लिया गया हमारा प्रश्न है। आचार्य दंडी हैं, ठीक है, भामा है,
वामन है और क्षेमेंद्र है। अब इनकी जो पंक्तियां हैं, ठीक है, बहुत ही ये प्रसिद्ध पंक्तियां रही हैं और कई बार आपके पेपर में पूछ ली गई हैं, ठीक है। ये ओल्ड पेपर ही है और ऐसा नहीं कि आपके लिए न्यू है। अब 2019 से मैंने स्टार्ट किया है, तो पहले तो मैं 2019 से लेकर 23 तक करूँगी। और मैंने कहा भी जितना ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप ये 2023 तक के पूरे क्वेश्चन, 19 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं इसको लाइव करूँ या आप चाहते हैं कि मैं इसको रिकॉर्डिंग ही डालती रहूँ और आप इसको काम करते करते भी देख सुन सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है दंडी ने लिखा है शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो आप देखोगे ये ए का हमारा दूसरा नंबर है और ए का दूसरा नंबर केवल एक जगह पे है, वो है केवल डी ऑप्शन पे, ठीक है। ए का दूसरा केवल एक जगह पे और यही डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। अब जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, तो वो है इलेक्ट्रा ग्रंथि, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये एक अलग यहाँ पे मेंशन हो गया है कुछ यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। फिर प्रश्न अच्छा हाँ, मैं समझ गई, उसका यहाँ वहाँ पे मेंशन हो गया है, ठीक है। तोर माननी ते ही फोर मोहिनी मान और प्रेम देव की छवि लखी भय मियाँ प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रस खान आचार्य शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे में क्या प्रमाणित होता है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा आचार्य शुक्ल की पुस्तक में हूबहू लिखा गया है, एक भी कुछ भी दाएं बाएं नहीं है। और यहाँ पे हमारा एक तो ए नंबर, दूसरा हमारा करेक्ट आंसर है बी नंबर और तीसरा है डी नंबर कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान पर का अनादर करती थी और रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। अगला प्रश्न फिर हमारा है प्रश्न आता है कि सांग, ठीक है, ये नृत्य हैं सांग विदेशिया माच ख्याल। देखते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार। हम देखते हैं सांग जो है वो हरियाणा का नृत्य है, तो ए का देखेंगे 3 नंबर पे कहाँ है और देखेंगे ए का 3 नंबर केवल बी ऑप्शन पे है। देखिए ये बी ऑप्शन पे है यहाँ पे, और फिर यही हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आप चुटकियों में, ये कुछ ट्रिक हैं, आप चुटकियों में आंसर को निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अब लगा लेते हैं बी का चौथा, जो बी का है चौथा वो विदेशिया बिहार से है और मार्च का जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश से और ख्याल है जो राजस्थान से। आगे फिर चलते हैं तो देखते हैं ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। बताना है आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतकालीन कवि के बारे में कहा है। तो इसका जो ये भी अच्छा, यहाँ पे केवल ऐसा नहीं कि अब जब ओल्ड पेपर आप लगाएं तो केवल मतीराम देव या पद्माकर या किसी एक को आपने पढ़ लिया, यानी कि जो करेक्ट आंसर है महाराज जसवंत सिंह, तो आपने जसवंत सिंह को देखा, बाकी आपने छोड़ दिया, नहीं। आपको अब मतीराम का जन्म समय देखना है और मतीराम की जितनी भी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं वो पूरा ही देखना है, चाहे वो फूल मंजरी हो, श्रृंगार मंजरी हो, ठीक है, रसराज हो, ललित लराम हो, अलंकार पंचाचिका हो या वृत्त कौमुदी हो, सभी आपको देखना है। ऐसे ही आपको देव की रचनाएं देखनी, आपको पद्माकर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा। ओल्ड पेपर लगाने का सही तरीका यही होता है। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है, तो आपको दिख रहा नाभा दास जो है वो राम भक्ति शाखा में आते हैं, ना कि कृष्ण भक्ति शाखा में। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। बताना है कथन कहाँ से लिया गया है। तो यह बिल्कुल इसके बारे में आपको स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है और आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न बन ही जाता है। ये इकाई 1 का प्रश्न है और ये ओल्ड पेपर का प्रश्न है, लेकिन अब आपको ओल्ड पेपर पे पूरी तरह डिपेंड फ्रेंड्स नहीं रहना है, आपको अपनी तैयारी को कुछ अलग दिशा में लेकर चलना है। तो देखते हैं यहाँ पे लगा लेते हैं कि जो प्राकृत प्रकाश है वो वरुचि का है। अब देखते हैं ए का दूसरा कहाँ पे है। जब आप ऑप्शन पे जाते हैं तो ए नंबर पे केवल ए का दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है और कहीं नहीं, ठीक है, दूसरा कहीं भी नहीं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर है। और बी का श्रावकाचार्य आपको पता है देवसेन का है और सी का तीसरा नंबर प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतंग का है और कुमार पाल प्रतिबोध जो है वो किसका है, सोम प्रभु सूरी का है।
फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, यही सच है कहानी, कहानीकार कौन है? तो आपको पता है मन्नू भंडारी की कहानी है, बहुत ही ईजी था आपके लिए बताना। अगला आता है, फिर से 20 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों को पाश्चात्य यहाँ पे कवि हैं और उनके ग्रंथ यहाँ पे हैं, आपको यहाँ पे आंसर करना है। आपको पता है पेर इत्सु जो है वो लोनजाइनस की है। अब देखो ए का चौथा कहाँ पे है? ए का चौथा केवल एक जगह पे है, वो है आपके ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, ए का चौथा, ठीक है, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, यही आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ए का चौथा आप श्योर हो और यहाँ पे कहीं भी नहीं है ना। तो ए का जो चौथा है यहाँ पे आप देखोगे ये है, बी का तीसरा आप लगा सकते हैं सेक्रेड बुक जो टी.एस. इलियट का है, सी का दूसरा पोटिक्स जो है वो अरस्तु का है और बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो कॉलरिज का है। फिर अगला आता है कि हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपयुक्त वाक्य का संबंध जो है किस काव्य रचना से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपने पहले भी देखा होगा कि ये यहाँ पे करेक्ट आंसर उन्मुक्त थे। उन्मुक्त एक रचना है जो यहाँ पे दिखेंगे कि ये सिया राम शरण गुप्त है, तो उन्मुक्त रचना से ली गई है। आगे फिर चलते हैं, प्रश्न आता है कि काव्य भाषा के संदर्भ में आपको निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता है जो वर्ड्सवर्थ के बारे में नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आपको बताया कि वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे 3 मान्यताएं दी हैं और कोई एक नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आता है दोस्तों, वो करेक्ट बी नंबर है कि भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। ये जो है ना, ये बी नंबर का जो है ना, ये वर्ड्सवर्थ ने नहीं दिया है। अब बाकी सभी वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत से संबंधित है कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए। फिर भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद की कवियों की देन है और गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो ये वर्ड्सवर्थ के सिद्धांत हैं। अगला फिर से आता है, कहानी इतिवृत्ति ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। बताना है कि ये कथन किस लेखक का है, किस लेखक के विचार हैं? तो ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, ज्ञानंद कुमार। अब आपको जयनंद कुमार के साथ साथ आपको राजेंद्र यादव, यशपाल और इलाचंद्र जोशी की कहानी भी आपको देख के चलना है ना। राजेंद्र यादव की जहाँ लक्ष्मी कैद है, बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। यशपाल की कई कहानियाँ हैं, जैसे कि पिंजरे की उड़ान हो गई, तर्क का तूफान हो गया, फूलों का कुर्ता हो गया, अभिशप्त महत्वपूर्ण है। इलाचंद्र जोशी की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है खंडहर की आत्माएं, और एक इनकी रचना आती है आहुति करके, वो भी महत्वपूर्ण है। अगला है कि महावीर द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे कौन कौन सी हैं करके आ रहा है, जबकि होना चाहिए कौन सी हैं। ठीक है, अभी एनटीए का भी देखो टाइपिंग मिस्टेक होता, कौन कौन सी में बहुत सी आ जाएंगी, कौन सी होता तो केवल एक को हमको चयन करना होता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है डी नंबर, कालिदास की नरम कुस्ता, कालिदास और उसकी कविता। ठीक है, ये क्या है, ये भी मेरे ख्याल से कौन कौन सी में यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन का चयन करना था। अब मेरे को समझ में आया। ठीक है, इस प्रश्न के बाद मुझे चयन करना था, क्योंकि यहाँ पे हम किसी एक का चयन नहीं करेंगे, बल्कि हम, ठीक है, पर मुझे लग रहा कि ये ऐसे ही प्रश्न आया है, महावीर द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन आलोचना विधा की रचना कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं करके ऐसा दिया है। तो खैर डी नंबर ही करेक्ट है, कालिदास की नरम कुस्ता और कालिदास और उनकी कविता, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से मैंने ये कुछ यहाँ पे संकलन लिया था, इसके बाद मैंने नहीं लिया। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और जब आपको लगे कि वास्तविक में इसको मैं कंटिन्यू जारी रखूँ, तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मैं थोड़ा सा नेक्स्ट मेहनत कर दूँगी। और मैं 2017 से लेकर के या 2004 से भी आपके पास समय है, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। 2004 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर मैं आपको हर दिन यहाँ पे हर सेट आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और छोटा सा कमेंट करना है कि क्या इसको लाइव पढ़ाएं या रिकॉर्डिंग, या आप कहना चाहते हैं कि मैम एज योर विश, मतलब जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, यहाँ पे लाइक का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि मेरी कोई वीडियो
मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।